हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम जॉन कीट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने जो है हाइपेरियन लिखी है जो कि हमारे सिलेबस में है। हाइपेरियन एक पोएम और हाइपेरियन अ फ्रेगमेंट जो है ये एक लॉन्ग पोएम है जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। आज का जो वीडियो इसमें मैं सिर्फ कीट्स की लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा मैं जो है लाइन बाय लाइन पूरी पोएम जो है हाइपेरियन की उसका वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो पोएम काफ़ी लंबी है तो मुझे अलग अलग पार्ट्स में मैं उसको डिवाइड करूंगी। उसकी लिंक्स मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं एक और वीडियो बनाऊँगी विच विल बी अबाउट जॉन कीट्स एंड हाइपेरियन एज अ पोएम। उसके बारे में उसका हम क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे, लोगों के क्या व्यूज़ थे उसके बारे में, और उस पोएम के बारे में इन जनरल जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी। तो उसकी लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हम इसको शुरू करते हैं जॉन कीट्स से। तो जॉन कीट्स जो है इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो स्टेबल्स यानी जहाँ घोड़े वगैरह रहते हैं उनको मैनेज किया करते थे लंदन में, और ये जो है 4 बच्चों में सबसे बड़े वाले बच्चे थे। और इनकी जो मम्मी है उनकी काफ़ी जल्दी ही डेथ हो गई थी, जब कीट्स सिर्फ 14 साल के थे तभी जो है इनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। इसके बाद जो है ये ऑर्फन हो गए थे, इनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी। तो ये जो है अपने घर के हेड हो गए थे। ये इनके पूरे जीवन में ये कभी बहुत अमीर नहीं हुए, और इन्हें जो है इनकी पोएट्री से भी बहुत कम ही पैसे मिले, इन्हें ज़्यादा पैसे भी उससे नहीं मिले। कीट्स जो है वो पोएट बनना चाहते थे, लेकिन असल में जो है शुरू में वो एक डॉक्टर बने। ही वॉज अ क्वालिफाइड डॉक्टर। और कीट्स जो है उन्होंने जुलाई 1816 में डॉक्टरी पूरी ख़त्म की, लेकिन जो है कीट्स ने जो मेडिसिन है उसे छोड़ दिया फॉर पोएट्री, क्योंकि उस वक्त जो है मेडिसिन यानी बचरी मेडिसिन और बचरी में, सर्जन्स और बचर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। जो बचर्स हम जानते हैं जो कि जानवरों को काटते कूटते खोल देते हैं, वो बचर्स होते हैं। तो सर्जन्स और बचर्स में उस वक्त ज़्यादा अंतर नहीं था, और कीट्स जो थे उनसे ये हो नहीं पा रहा था। कीट्स ओन सुपीरियर वॉज अ मोर लाइक अ बचर हु लेफ्ट कीट्स टू टेक केयर ऑफ हिज ब्लीडिंग एंड टैटर्ड पेशेंट्स। तो जो कीट्स है उस वक्त उन्हें सफ़रिंग और डिजीज़ और डेथ इससे वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके थे, इसीलिए उनकी बहुत सारी पोएम्स में जो है हमें ये वाला भी उनका व्यू और उनका पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। अब कीट्स जो है उस वक्त जो है करेक्शन उस वक्त जो है ये माना जाता था कि अगर आप मर्क्यूरी यानी पारा जिसे हम कहते हैं जो कि थर्मामीटर के अंदर होता है, हम आज तो जानते हैं कि इट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। उसको बिल्कुल भी अगर कोई थोड़ा सा भी खाता है तो हम उसे उल्टियाँ करवा देते हैं कि नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन उस वक्त जो है मर्क्यूरी को इलाज के लिए यूज़ किया जाता था, तब लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। सोर थ्रोट के इलाज के लिए जो है यूज़ किया जाता था। और ट्यूबरक्लोसिस लाइक टीबी की जो बीमारी होती है ये उस वक्त उसे लिया करते थे। तो उनका जो यंगेस्ट ब्रदर है टॉम, उसके कंजम्पशन से जो है उसकी डेथ होने में उसकी तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो कीट्स जो है उन्होंने 1 साल तक उसकी बहुत खातिरदारी की, उसकी तीमतदारी की, उसका बहुत ध्यान रखा, सब कुछ किया। लेकिन जो टॉम है उसकी डेथ हो गई 1817 1 दिसंबर को। उसी वक्त जो है कीट्स को रियलाइज़ हुआ कि जो उनकी भी डेथ है वो ऑलमोस्ट पास आ ही गई है, कोई क्योर है नहीं और वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 1817 की बात है जब उनके भाई की डेथ हुई। 1820 में जो है कीट्स ने उल्टी की, खून की। ये एक साइन था कि अब ट्यूबरक्लोसिस ने जो है उनकी लंग्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो उस वक्त कीट्स ने क्या लिखा, अ विंटर इन इंग्लैंड वुड आई हैव नो डाउट किल मी, सो आई हैव रिजॉल्व टू गो टू इटली। कि इंग्लैंड की जो ठंडी है ये तो मैं झेल नहीं पाऊंगा, ये पक्का मुझे मार ही देगी। इसलिए उन्होंने जो है पीबी शैली, जैसे कि मैं अपने पीबी शैली के लाइफ की वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये और कीट्स काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने पीबी शैली को चिट्ठी लिखी और कहा, पीबी शैली ने क्योंकि उन्हें इन्वाइट किया था पीसा में रहने के लिए, तो उन्होंने उन्हें चिट्ठी में कहा था कि हाँ वैसे भी अगर मैं इंग्लैंड में रहा तो पक्का मैं यहाँ मर ही जाऊँगा, इसीलिए बेहतर है कि मैं इटली में तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। तो इसीलिए जो है ये वहाँ पे अपने दोस्त के पास इटली में चले गए। अब कीट्स और उनके दोस्तों की अगर बात की जाए तो कीट्स के पास पैसा नहीं था, लेकिन ही वॉज़ वेरी लकी इन हिज फ्रेंड्स। इनके जो दोस्त थे ये उन्हें प्यार और एडमिरेशन के साथ साथ ही जो है पैसे की भी बहुत मदद किया करते थे, और कभी कभी उन्हें अपने घर में आने के लिए, रुकने के लिए भी बुला लिया करते थे, जैसे कि शैली ने उन्हें बुलाया था कीट्स को, वैसे ही ये इनके दोस्तों ने बुला लिया करते थे। इनके और भी काफ़ी सारे दोस्त थे जिनके बारे में जो है आपको इस बुक इग्नू की बुक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। अब कीट्स की पर्सनल लाइफ के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्रिटिक्स थे वो कीट्स को क्या क्या चीज़ें बोला करते थे। तो जो कीट्स थे वो एक रोमांटिक पोएट है, हम जानते हैं, लेकिन उस वक्त जो है रोमांटिक पोएट्स भी अपने आप को रोमांटिक पोएट्स नहीं कहा करते थे। रोमांटिसिज्म को इतना कोई अच्छा नहीं माना जाता था। तो जो कंजर्वेटिव रिव्यूअर्स हैं वो जो है कीट्स की पोएम्स का मजाक उड़ाया करते थे। साथ ही साथ जो है
जो भी कोई पोएट है उस वक्त उसको उसकी पॉलिटिकल एबिलिटी पे ज़्यादा जज किया जाता था बजाय कि उसकी पोएटिक एबिलिटी पे, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपकी सोशल पोजीशन क्या है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बजाय कि आप क्या पोएम लिखते हो उससे। तो उनको ऐसे मजाक उड़ाते हुए उनके ऐसे टाइटल दिए जाते थे कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से ये आते हैं, या फिर ऐसे लिखा जाता था कि और सर्जन्स अप्रेंटिस एंड अ सब अर्बनाइजिंग क्यों, क्योंकि ये कुछ वक्त तक एक अनफैशनेबल जगह थी हैम्पस्टेड के पास, वहाँ पे वो रहा करते थे, इसीलिए उनका इसके लिए भी मजाक उड़ाया जाता था। इनका लाइक ये जो क्रिटिक्स थे इनका ये मानना था कि जो पोइट है वो एजुकेटेड होना चाहिए, और जो कीट है वो जिस क्लास से आते हैं ही कैन नॉट बी ए पोएट बिकॉज वो सोशल लेवल पे उस लेवल पे इनको बिलोंग नहीं करते हैं। लॉकहार्ट जो है ये बहुत ही ऐसे ही एक क्रिटिक थे लॉकहार्ट, इन्होंने बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल चार्ज भी लगाए थे कीट्स के अगेंस्ट, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कीट्स जो है ये सेडिशन के भी जिम्मेदार हैं, और लाइक ऑलमोस्ट इनको ऐसे ऐसे क्राइम्स के बारे में उन्होंने फंसा दिया था जैसे कि जिससे उनकी डेथ भी हो सकती थी, इट वॉज पनिशेबल ऑफन बाय डेथ, ऐसी ऐसी चीज़ों में तक उन्हें फंसा दिया गया था जस्ट बिकॉज वो उस सोशल रैंक या उस क्लास को बिलोंग नहीं करते जहाँ से बाकी पोएट्स आते हैं। तो अब कीट्स जो थे उनका ऐसा मानना था कि पोएट्री सिर्फ मियरली प्लेजेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्लेजेंट नहीं होनी चाहिए, जो पोएट है उसको दूसरों के दुख में अपना दुख ढूंढते आना चाहिए, उसको दूसरों की मदद करनी चाहिए। उनकी बहुत क्योंकि उन्होंने हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह को भी देखा हुआ है, तो जो ह्यूमन स्ट्राइफ और ह्यूमन एगनीज दिल के इंसान के दिल के जो दर्द हैं वो उसके बारे में पोएम्स लिखना चाहते थे, और इसीलिए जो है उन्होंने सॉरो को विजडम से इक्वेट करना शुरू कर दिया, यानी दुख को समझदारी या विजडम जिसे हम कहते हैं उससे इक्वेट करना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज़ कीट्स का ये भी मानना था कि किसी भी पोएट की जो स्टाइल है, उसकी पोएट्री की जो स्टाइल है, इट शुड बी हिज और हर ओन पिक्यूलियर स्टाइल, वो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जैसे कि मिल्टन है, वो बहुत इजीली किसी और की आइडेंटिटी ले लेते थे, तो जो कीट्स हैं वो इसको से बिल्कुल अग्री नहीं करते थे और उन्हें अपनी स्टाइल जो ढूंढने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। तीसरी चीज़ ये है कि जो कीट्स है वो बहुत ही एक ग्रेट पोएट बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि ही शुड बी रिमेंबर्ड अमंग द माइटी डेड, तो वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी जो है लोग उन्हें याद करें। और चौथी चीज़ ये कि वो जानते थे कि ऐसे माइटी डेड वाली लिस्ट में आने के लिए, ऐसे फेमस पोएट्स की लिस्ट में आने के लिए जो उन्हें एक बहुत ही लंबी पोएम या एपिक लिखना पड़ेगा, उन्हें अ टेस्ट ऑफ इन्वेंशन ऐसा कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा कि लोग उन्हें बाद में याद रखें, ऐसी तो किसी को कोई याद नहीं रखेगा ना। लेकिन अब जो है वो ये भी जानते थे कि एक लंबी पोएम लिखने के लिए बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत है, तो 1817 में उन्होंने प्लान किया था कि वो एटलीस्ट 5-6 साल तक जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी पोएम्स की स्टडी करेंगे, उसके बाद ही वो मेजर पोएम लिखेंगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि 1819 तक उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि उनके पास अब जीवन का 1 साल भी और नहीं बचा है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मरने वाले हैं टीबी से। तो इसीलिए जो है बहुत सारा रीड करने की जगह उन्होंने बहुत सारा लिखना शुरू कर दिया, और उन्होंने इतना अच्छा वर्क निकाला 1819 में कि उसे एनस मिराबिलिस भी कहा जाता है, यानी ईयर ऑफ मिरेकल्स। इन्हीं में से यही जो वक्त है जब हाइपेरियन अ फ्रेगमेंट आया, और उसी के बाद जो है द फॉल ऑफ हाइपेरियन जो है वो भी आई। दोनों ही पोएम इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जो उन्होंने फुलफ़िल किया था। आई होप आपको कीट्स की लाइफ के बारे में सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपको अब जो है पोएम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। हाइपेरियन इस पोएम के बारे में, और जो कीट्स है उन्होंने ग्रीक मिथ का क्यों यूज़ किया, वो पोएम्स उन्होंने शुरू क्यों की, वो पोएम्स बीच में क्यों छोड़ दी, वो पोएम्स उस तरीके से क्यों लिखी गई हैं जैसे कि वो हैं, उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसकी लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेक करिए, तो आपको जो है आगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि या तो ट्रायम्फ ऑफ लाइफ या फिर हाइपेरियन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा एग्जाम में, चाहे क्वेश्चन पेपर किसी भी पैटर्न का हो, लाइक क्वेश्चन आंसर्स वाला हो या फिर जो है आरटीसी टाइप के क्वेश्चन हो, किसी भी एटलीस्ट इन दोनों में से एक ना एक पोएम तो आपको ज़रूर आएगी। अब ट्रायम्फ ऑफ लाइफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो अगर वो आता भी है तो अगर आपको ऑप्शन में अटैम्प्ट करना है तो आई सजेस्ट कि आप हाइपेरियन जो है उसको अटैम्प्ट करें। तो इसके सारे वीडियोज़ आप ज़रूर अच्छे से देखें ताकि आप आंसर जो है बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ, अच्छे से लिख पाएँ। तो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। I'll try to make a video on that one, and I hope to see you guys in the next one.